हाय, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन एमएचटी सीईटी के पर्सपेक्टिव से। 2021 की बात करें तो करीबन 3 मार्क के जो क्वेश्चंस थे क्लास 11th में से वो थे ग्रेविटेशन में से। इवन पेपर स्टार्ट ही आपका ग्रेविटेशन से हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 30% लास्ट ईयर सिर्फ क्लास 11th का ग्रेविटेशन अकेले चैप्टर से आया है। तो इसका मतलब ये चैप्टर बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए करते हैं इसको हम स्टार्ट। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ग्रेविटेशन आपका 10th में भी था, ग्रेविटेशन आपका 11th में भी है, तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे सिमिलर हैं। तो चलिए देखते हैं पहले लॉ जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, हमारे पास होती थी दो चार्जेस। हम कहते थे मेरे पास चार्ज है Q1, मेरे पास चार्ज है Q2, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r के बराबर। कूलम्स ने कहा था कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, अगर समझो दोनों चार्जेस मेरी पॉजिटिव हैं, तो जो फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में, वो जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड से। फिर कूलम ने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ से। तो ऐसे करते करते हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की इक्वेशन बनी थी F = k Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम लॉजिक न्यूटन ने कहा। जो आपके मासेस हैं, मासेस का जो फोर्स होगा ग्रेविटी का दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड से, प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से। इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ भी ओबे होगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आ जाता था वैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड यही है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन। ठीक है, बात यह है यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम होता था। चार्जेस हैं, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द फोर्सेस। बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो हम बचपन से सुनते आए हैं जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कहां से ये वैल्यू? तो ये वैल्यू आ जाता है इस इक्वेशन से जो कहती है स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन में r का स्क्वायर। कैपिटल G का यहाँ पे मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो पीछे हमारी इक्वेशन में आया। अगर आपको कैपिटल G की वैल्यू पता करनी है तो वैल्यू हो जाती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, और ये वैल्यू यूनिवर्सल है। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब अर्थ छोड़ दिया तो भी यही वैल्यू रहेगी, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपकी वैल्यू निर्भर करती है मीडियम पे, मीडियम बदलोगे वैल्यू आपकी बदल जाएगी। ओके, बट न्यूटन ने जो ग्रेविटी का नियम बनाया है वो एकदम यूनिवर्सल बनाया है। तो यहाँ पे अगर कैपिटल G की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg के बराबर। रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ जो कि होता है 6400 किलोमीटर। इन सबको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर यहाँ से आ जाता है 9.8 के बराबर। तो जो आप बचपन से सीख रहे हो G की वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 होती है, उसका एक्चुअल फॉर्मूला ये वाला है। और G की वैल्यू हम हमेशा मेजर कहां से करते हैं? हम हमेशा मेजर करते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से, यानी कि जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से। जरूरी नहीं है हर बार हम जमीन पे रहें, हो सकता है मैं सैटेलाइट में जाऊं, हो सकता है मुझे बाहर जाने का मन करे, हो सकता है मार्स पे सब पॉसिबल हो जाए। हम सोचे चलिए थोड़ा समय मार्स पे बिता के आते हैं, तो हो सकता है हम धरती से किसी हाइट पे रहें। तो अगर मैं किसी हाइट पे रहूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पे बदल जाएगा। तो GH हाइट की फॉर्मूला में GM तो वही रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा, मास ऑफ द अर्थ कभी नहीं बदलेगा। सो यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ क्या हो जाता है, पहले r का टर्म था तो यहाँ पे ऐड हो जाता है r प्लस h का टर्म। तो यही इक्वेशन मेरी बन जाती है कुछ इस फॉर्म की। ये चैप्टर में कंफ्यूजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल g है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, स्मॉल m है इंसान का मास, कैपिटल m है प्लेनेट का मास, स्मॉल r है कैपिटल R है। तो बहुत सारे इधर कंफ्यूजन के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जब मन किया जिसको जहां दे दिया। तो यहाँ पे अगर आपको मैनेजमेंट का रूल बता दूं तो पहला रूल है रेडियस को हमेशा कैपिटल R से संबोधित करो। अगर आप रेडियस को कैपिटल R बोलोगे तो आधी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फिर हम कह सकते हैं कैपिटल R प्लस H मेरा बराबर हो जाएगा यहाँ से स्मॉल r की।
ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये बराबर है स्मॉल आर स्क्वायर के, एंड वो वाली इक्वेशन बराबर है मेरे कैपिटल आर स्क्वायर के। ये दोनों इक्वेशंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो जाती हैं हमारे चैप्टर की एज पर द MHT CET। बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी। जी की वैल्यू बदलती जाती है। अगर मैं अर्थ की बात करूं, ओके, अर्थ की बात करूं तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी होती ही नहीं है, जी की वैल्यू 0 होती है। अगर हम बात करें सरफेस की तो सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है एकदम मैक्सिमम, ओके, जो हम कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हम ऊपर ऊपर दूर दूर चलते जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम कम होते जाती है एंड फाइनली वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज हैं, एल्टीट्यूड, डेप्थ एज वेल एज लैटिट्यूड। तो एल्टीट्यूड पे यहाँ पे हमको इक्वेशन नजर आती है कुछ ऐसे डेरिवेशन करने के लिए। ओके, आप डेरिवेशन की तो कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन का फाइनल आंसर हमें कुछ ऐसे आता है। डेप्थ के लिए हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्मूला आ जाती है एंड लैटिट्यूड के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्मूला आ जाती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कैसे इनका इस्तेमाल करना है। देखो, जी डेप्थ का मतलब होता है जहां पे मुझे ग्रेविटी फाइंड करनी है। समझो ये मेरा अर्थ है, ओके, मुझे इस पॉइंट पे ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी जी एट दिस मच डेप्थ। ओके, इतने डेप्थ पे जो भी मेरी जी की वैल्यू है। ये जी का मतलब तो सरफेस पे कितना जी का वैल्यू है जो कि फिक्स है 9.8 के बराबर। आर फिक्स्ड वैल्यू है रेडियस ऑफ द अर्थ। स्मॉल डी का मतलब हो जाता है कि आपको कितने डेप्थ पे चाहिए, 1 किलोमीटर पे चाहिए, 2 किलोमीटर पे चाहिए, 5 किलोमीटर पे चाहिए। तो जी एट डेप्थ का तो फॉर्मूला का एनालिसिस हमारा ऐसा है। हाइट की बात करें तो हाइट का भी सेम लॉजिक है, आपको कितने हाइट पे जी चाहिए, सरफेस पे कितना है, 1 - 2h by r। h की वैल्यू यहाँ पे अगेन निर्भर करती है हमारी हाइट के ऊपर कि आपको 5 किलोमीटर पे चाहिए, 10 किलोमीटर पे चाहिए, 20 किलोमीटर पे चाहिए। लैटिट्यूड का मतलब होता है आपको कितने एंगल पे चाहिए वैल्यू, आपको यहाँ से 30 डिग्री पे चाहिए, 40 डिग्री पे चाहिए, कितने डिग्री पे आपको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे थीटा का टर्म मेरा वो इंडिकेट करता है एंड ओमेगा का मतलब तो वही है जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में था, सर्कल में घूमने की जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है। तो ये 3 फॉर्मूलाज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन का पॉइंट आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखो, ऑलरेडी मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूं जो है ग्रेविटी, अगर आपको किसी h हाइट पे g की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन अगर आप यहाँ पे देखिए, वापस से मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अगेन अगर आपको ग्रेविटी एक वापस से हाइट पे फाइंड करनी है तो स्टूडेंट्स का वही सवाल आता है, सर दोनों में से कौन सा यूज करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक को आप देखोगे, टेक्स्ट बुक बोलेगा ये वाला फॉर्मूला भी सही है, टेक्स्ट बुक बोलेगा ये वाला फॉर्मूला भी सही है, बट अगर आप डेटा डालना सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक फॉर्मूला यहां से पूरी वेनिश हो जाती है। देखो, जो ये वाली फॉर्मूला है, ये वाली फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो, कंडीशन है, ध्यान से सुनो, ये कंडीशन टेक्स्ट बुक में नहीं नजर आएगी। ये कंडीशन इसकी ये है जब आपकी हाइट बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। जब ये सिचुएशन ट्रू है आप ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हो। जब ये सिचुएशन ट्रू नहीं है तब आपको पीछे वाली फॉर्मूला में जाना है, ये वाली फॉर्मूला लगानी। कहने का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है हमारा 6400 किलोमीटर के बराबर। अब आपको मानो हाइट फाइंड करनी है 1 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर क्या हो गया भाई, एक स्टूडेंट को मैंने 1 रुपया दिया, एक स्टूडेंट को 6400 रुपए दिए। 1 रुपए वाला घर पे भी नहीं बताएगा कि मुझे कुछ प्राइस मिला है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे h मेरा हो जाता है वेरी वेरी लेस देन r के बराबर। ऐसे सिचुएशंस में मैं पीछे वाला फॉर्मूला फॉर श्योर इस्तेमाल कर सकता हूं। सर 2 फॉर्मूलाज का मतलब क्या है? 2 फॉर्मूलाज का मतलब होता है कैलकुलेशन को ईज करना। आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, सीधा यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कैलकुलेशन का फर्क है, बाकी तो नथिंग एल्स। बट स्टिल पीछे वाली फॉर्मूला में कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है, मजा आ जाता है कैलकुलेशन में। तो सिर्फ कंडीशन याद रखना, जब आपकी हाइट बहुत ज्यादा कम है रेडियस ऑफ अर्थ से, आप ये वाला हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डेप्थ की बात करें, डेप्थ की एक ही फॉर्मूला है सिलेबस में। लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड की एक ही फॉर्मूला है सिलेबस में, तो टेंशन की कोई ज्यादा बात यहाँ पे नहीं है। चलिए बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है, कई बार क्या होता है, हमको सैटेलाइट जो अपनी यहाँ से रिलीज करनी होती है, वो सैटेलाइट हम चाहते हैं कि अपने नेचुरल सैटेलाइट के साथ घूमना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है मैं कितनी वेलोसिटी दूं, मैं मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं कि मेरा जो सैटेलाइट है वो नेचुरली मेरे अर्थ के आसपास रोटेट करे। ओके, अब थ्योरी में आप जाओगे तो आपको बहुत डिटेल एंड डेप्थ नजर आएगा, बट सीईटी में थ्योरी पार्ट इतना नहीं है इस चैप्टर से। थ्योरी क्वेश्चन आज तक ग्रेविटेशन से एक बार आया होगा 20 साल में, आप देख सकते हो पीवाईक्यूज में से। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल में अपनी सैटेलाइट को घुमाना है।
अब सर्कल में किसी चीज को घुमाना है तो पिक्चर में आ जाता है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। हु प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपकी ग्रेविटी ही प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv²/r, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा gmm/r², स्मॉल m है मेरे सैटेलाइट का मास दोनों जगह से कैंसिल, क्रिटिकल वेलोसिटी की मुझे मिल गई यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशंस है फॉर्मूला में। देखो फिजिक्स में स्टूडेंट्स बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है, उसका आंसर होता है आपको डेटा देखना है। जैसे डेटा आपको गिवन है वैसे आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है। कई बार अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर पढ़ा हो, आप देखते रहोगे जैसे ही पीवी का टर्म नजर आता है हम उसको गायब करके उसके जगह पे लिख देते हैं एनआरटी। एग्जाम्पल तौर पे वेलोसिटी, वी आरएमएस वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम एनर्जी कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के बराबर। बट अगर आप डेरिवेशंस देखो, डेरिवेशंस में पीवी का टर्म वहां पे प्रेजेंट होता है, हम पीवी को धक्का मार के वहां से टी का टर्म सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उसी तरीके से कई बार ना ये कांस्टेंट्स हमको फॉर्मूला में नहीं चाहिए होते हैं, जीएम की जरूरत कई बार हमको नहीं होती है। तो जब जब जीएम की जरूरत नहीं होती है तो हम पुरानी फॉर्मूलाज में से जीएम के जगह डेटा सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी किसके लिए होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है हाइट के लिए, कि मुझे कितने हाइट पे वेलोसिटी को भेजना है जो मेरा ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल आर का टर्म है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो दो ही फॉर्मूला है जिसमें जीएम का टर्म है, या तो एक ये फॉर्मूला है या तो एक दूसरी ये फॉर्मूला है। ये वाली फॉर्मूला कब यूज कर सकता हूं, जब मैं सरफेस पे रहूं। यहाँ पे सरफेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मैं कितना ऊपर वेलोसिटी से भेजूं, कितने मैक्सिमम हाइट पे कितनी वेलोसिटी से भेजूं कि मेरा ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल में घूमे। सो इवेंचुअली यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड इसको हम यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो जीएम की डेटा सब्स्टिट्यूट करूंगा इसी इक्वेशन में तो मुझे ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। एंड अगेन मैं बता चुका हूं आर प्लस एच को हम इंडिकेट कर सकते हैं स्मॉल आर से। ओके, आर प्लस एच को किससे इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल आर से। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्रिटिकल वेलोसिटी की। आम जिंदगी ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ यही याद करो इक्वेशन नंबर 1, ये एक्स्ट्रा मैं खुद से बता रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये हो जाती है। अब समझो आपको छोटा मिशन करना है, आपको धरती से ज्यादा दूर जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ जाना है आधा किलोमीटर दूर। अब अगर आपको आधा किलोमीटर दूर जाना है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है आर प्लस एच को ऐड करने का। एग्री करते हो क्या? आर यहाँ पे है आपका 6400 किलोमीटर, ओके, और एच आप बोल रहे हो मुझे आधा किलोमीटर दूर जाना है। तो फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं कि आर प्लस एच अप्रोक्सीमेटली आपका आर के बराबर ही है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की फॉर्मूला में ही आप जीएम के जगह ये वाली डेटा भी यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जो हो जाती है GR² के बराबर। तो ऐसा किया तो भी आपको यहाँ पे तीसरी फॉर्मूला इसी टर्म्स में मिल जाती है। GH आपका G के बराबर बन जाता है, आर प्लस एच आपका आर के बराबर बन जाता है। सो ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप स्किप आउट कर सकते हो, ज्यादा बार इनकी जरूरत नहीं लगती है, बट स्टिल पता एटलीस्ट आपको होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्रिटिकल वेलोसिटी की तो यही है इक्वेशन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है आपको संसार छोड़ के निकलना है, बस चाहिए ही नहीं। अब ग्रेविटी से मन भारी हो गया आपका, नहीं चाहिए आपको ग्रेविटी, तो सिर्फ पिछले वाली फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऑब्वियस सी बात है आप संसार छोड़ के जा रहे हो तो पता नहीं है आप कितना दूरी पे जाओगे, राइट। आप ग्रेविटी से ही बाहर भाग रहे हो तो हमको डिस्टेंस पता ही नहीं है आप कितना दूर जाओगे, तो यहाँ पे आर हो जाता है रेडियस के बराबर। तो पिछली फॉर्मूला में ही अगर हम मॉडिफिकेशन करें, जीएम वैसे ही रहेगा, स्मॉल आर बन जाएगा कैपिटल आर और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है यहाँ पे 2 से। ये हो जाती है एस्केप वेलोसिटी की इंपॉर्टेंट सी फॉर्मूला। अगेन वही लॉजिक्स आप लगा सकते हो, जीएम की वैल्यू को यहाँ से गायब कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ये वाला टर्म, दैट्स इट। वापस आपको यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला मिल जाएगी विच इज द सेकेंड फॉर्मूला, अगेन विच इज एन ऑप्शनल फॉर्मूला। क्या है अगेन, ये है एक ऑप्शनल फॉर्मूला। चलिए फाइनली आते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट के बारे में। सो टाइम पीरियड की ये हो जाती है हमारी इंपॉर्टेंसी फॉर्मूला, बड़ी वाली, बट इस फॉर्मूला का यूज बहुत मिनिमम होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चैप्टर में हम यही इक्वेशन रिलेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो कि देके गया था हमें केपलर। कौन देके गया था यहाँ पे हमें, केपलर देके गया था। इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो समवॉट सिंपल पेंडुलम के जैसे ये t = 2 पाई रूट ऑफ समथिंग बाय समथिंग। अगर आपको याद हो सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन हुआ करती थी t = 2 पाई रूट ऑफ L बाय G। तो 2 पाई तो वैसे का वैसे ही है,
लेंथ यहाँ पे हुआ करती थी, यहाँ पे लेंथ कितना है, यहाँ पे लेंथ है r प्लस एच। आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस के बराबर, ये डिस्टेंस हो जाएगा हाइट के बराबर, राइट। इसको आप स्मॉल r भी बोल सकते हो इवेंचुअली। एंड यहाँ पे g था तो यहाँ पे अपना कांस्टेंट इस चैप्टर में है gm। आपको रूट के टर्म्स में नहीं चाहिए फॉर्मूला, इसको स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें रियलाइज होगा ये सारे टर्म्स यहाँ पे कांस्टेंट हैं, एंड कांस्टेंट्स को हटा सकता हूं तो मैं यहाँ से मुझे ये वाला रिलेशन मिल जाता है। आज तक इस फॉर्मूला पे ऊपर क्वेश्चन 2 बार आया है, इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन करीबन 5 से 6 बार आ चुका है, यानी कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द कंप्लीट फॉर्मूला। बात करें केपलर्स लॉ के बारे में तो एक्चुअल में ये थर्ड केपलर का तीसरा लॉ ही है जो ये वाला लॉ है, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। केपलर का पहला लॉ यही कहता है कि प्लैनेट्स हमारे घूमते हैं इलिप्स में। ओके, केपलर का पहला लॉ क्या कहता है, प्लैनेट्स हमारे घूमते हैं इलिप्स में, सर्कल में नहीं घूमते हैं, इलिप्स शेप में घूमते हैं। इलिप्स शेप में क्या होता है, इलिप्स शेप में हमारे पास होते हैं 2 फोकस। ओके, अगर मैं बात करूं सर्कल की तो सर्कल में हमें क्या पता है, सर्कल में होता है एक सेंटर, बट इलिप्स में कोई सेंटर नहीं होता है। इलिप्स में हमारे पास होते हैं यहाँ पे 2 फोकाई। ओके, तो हम सन किसी एक प्लेनेट पे रहता है, सन किसी एक फोकाई पे रहता है, एंड दूसरा प्लेनेट इसी के आसपास घूमता रहता है। ये सब पूरा क्लास 10th का पार्ट है अगेन। सो ये है केपलर्स का पहला लॉ। केपलर्स का तीसरा लॉ कहता है जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के क्यूब से, यानी कि जो सेमी मेजर एक्सिस का आपका डिस्टेंस है यहाँ से वाला, ये वाली एक्सिस वाला डिस्टेंस। एंड फाइनली सेकंड लॉ केपलर का कहता है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। अगेन इससे कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है MHT CET में, तो थ्योरी पार्ट आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक से एक बार रीड कर लो तो अच्छा है। फॉर्मूलाज जो मैंने बताई है फॉर्मूलाज वो तो टू द पॉइंट सारी की सारी आपको यहीं से देखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केपलर का सेकंड लॉ कहता है कि जब मेरा समझो सन है, ये मेरा सन है, यहाँ पे मेरा प्लेनेट घूम रहा है, समझो मेरा प्लेनेट है सन के नजदीक में, तो अगर मेरा प्लेनेट सन के नजदीक में है तो वो मोशन कवर करता है थोड़ा सा फास्ट पेस पे। कैसे मोशन कवर करता है, फास्ट पेस पे मोशन कवर करता है, एंड कुछ एरिया वो यहाँ से ट्रेस करते थे। ओके, और अगर मेरा प्लेनेट यहाँ से दूर है तो वो आराम आराम से चलता है, स्लोली मेरा मोशन यहाँ पे ट्रेस करता है। अब ये सुनने में तो अजीब लग रहा है कि ऐसे कैसे, प्लेनेट नजदीक है तो फास्ट चल रहा है, स्लो है तो दूर चलता है, बट इसका प्रूफ भी है, एंड प्रूफ का रिजल्ट आपका यही आता है कि चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टाइम इज इक्वल टू आ जाता है कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास इज इक्वल टू दी कांस्टेंट। ये है आपका केपलर्स के लॉ। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इसके ऊपर आज तक कभी सम आया नहीं है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है आ नहीं सकता है। t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब तो मैं पहले ही पीछे डिस्कस यहाँ पे कर चुका हूं। बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी। चलिए, तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल, अभी इसकी कोई मीनिंग नहीं है एज सच। ओके, इसका मीनिंग वाला पार्ट एकदम अलग है। फिर अगर आपको मीनिंग करना है तो वो फिर आप क्लास 11th का थ्योरी एग्जाम दे रहे हो। ओके, MHT CET में इनकी मीनिंग्स नहीं चलती है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला चलती है। तो जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला थी U इज इक्वल टू दी K Q1 Q2 बाय R, उसी तरीके से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्मूला है जिसमें K रिप्लेस हो जाता है G से, चार्ज रिप्लेस हो जाती है मासेस से, डिस्टेंस तो हमारा डिस्टेंस के बराबर ही रहता है। साइन यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हम धरती छोड़ के जा नहीं सकते हैं। मैं धरती से अगर कूदना चाहूं मैं कूद तो लूंगा, बट वापस जंप मार के नीचे ही आ जाऊंगा। मैं जंप ऊपर दे तो दूंगा बट वापस नीचे आ जाऊंगा ना, मैं बाउंडेड हूं, बाउंडेड। तो इस वजह से ग्रेविटी में साइन हमेशा क्या आ जाती है, ग्रेविटी में हमेशा साइन आ जाती है नेगेटिव साइन। चलिए, पोटेंशियल में क्या कर देते हैं, पोटेंशियल में हम चार्ज को डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज डिवाइड होती थी, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे ग्रेविटी में यहाँ पे मास डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली एक एक चार्ज या एक एक मास को गायब कर दो, आपको टर्म मिल जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल का। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। K रिप्लेस हो जाएगा G से, Q रिप्लेस हो जाएगा मास से, डिस्टेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, साइन यहाँ पे हो जाएगी माइनस की। माइनस का रीजन वही है, हम लोग हमेशा बाउंडेड हैं अर्थ से, हम दूर नहीं भाग सकते। अभी ये रिलेशंस बताने का एक और फायदा है, अब आपको अलग अलग फॉर्मूलाज याद नहीं करनी पड़ेगी। पहले में भी आपने 4 फॉर्मूलाज याद की हो, अब आपको पता है कि 2 याद किया तो अगली 2 खुद ही यहाँ से हो सकती हैं। फाइनली बात करते हैं एनर्जीज के बारे में। सी वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी यहाँ पर आपको नाम अगर सुनना है वेलोसिटी का तो बहुत सारे नाम होते हैं। एक होता है एस्केप वेलोसिटी,
एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी अलग है, वो तब यूज होगा जब धरती छोड़ के जाना है, जो कि बहुत कम बार होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी एक ही चीज है। क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? मिनिमम वेलोसिटी जिसमें मैं अर्थ के ऑर्बिट के आसपास घूम सकूं। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी हम वही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई वाले इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, महाराष्ट्र वाले इसी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर बुक्स में कंफ्यूजन लगे तो समझ जाना दोनों चीजें यहाँ पे एक ही है। तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ mv का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा v डालूं, ऑर्बिटल डालूं, क्रिटिकल डालूं कि एस्केप डालूं? तो ऑर्बिटल और क्रिटिकल एक ही है। यहाँ पे सीधा आप डाल दो इसका एक्सप्रेशन वेलोसिटी का, ये एक्सप्रेशन आपका बन जाता है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सो पोटेंशियल, जैसे अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल की फॉर्मूला थी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? पोटेंशियल इनटू मास, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? माइनस GMM/r। ये आपका पोटेंशियल, ये मल्टीप्लाई कर दिया उसको हमने मास, एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टोटल एनर्जी क्या होगी? दोनों का एडिशन, ये है GMM/r हाफ टाइम्स, ये है माइनस GMM/r माइनस में माइनस, ये है -1, ये है हाफ, तो -1 प्लस हाफ कितना मिलेगा? मिलेगा -हाफ। सो टोटल एनर्जी आपकी ये हो जाती है। यानी अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी इतनी होगी। टोटल एनर्जी अगेन माइनस में है, मतलब है बाउंडेड। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को फ्री कराना है तो फ्री कराने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? फ्री कराने में ऑपोजिट एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी, टोटल एनर्जी की ही साइन बदल दो, लगा दो सिर्फ पॉजिटिव साइन, आपकी वही हो जाती है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पोटेंशियल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ होते हैं इस चैप्टर की अगर बात करूं। पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं, केपलर्स लॉ पे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, एस्केप वेलोसिटी पे बहुत इजी, क्रिटिकल पे बहुत इजी, एंड ग्रेविटी एट हाइट डेप्थ लैटिट्यूड पे भी बहुत सवाल इजी आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट को इस चैप्टर में डर लग रहा है, सिर्फ PYQs कर दो, करीबन 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसके, 50, एक दो नहीं बोल रहा हूं, 50 क्वेश्चंस हैं। इसकी वेटेज हमेशा से ज्यादा रही है, जब ये 12th में था 2019 के पहले या अब। ओके, तो इसके आपको 50-60 क्वेश्चन तो ऐसे ही किसी भी बुक में मिल जाएंगे। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर दिए, मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका वहीं पे यहाँ पे हो जाएगा फॉर ग्रेविटेशन। ऐसा हर चैप्टर के लिए लागू नहीं है। चलिए करते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन। ऑब्वियसली MHT CET के MCQs के लिए सेपरेट वीडियो रहेगी, बट ग्राफ में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन चलता है। ओके, तो ग्राफ इसका कैसा है? देखो, अर्थ की वैल्यू सेंटर पे क्या होती है? अर्थ की वैल्यू सेंटर पे होती है 0 के बराबर। तो r जब आपका 0 के बराबर है तो ग्राफ हो जाएगा यहाँ पे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेप्थ से बाहर आते जाते हो, आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है और मैक्सिमम हो जाती है सरफेस पे। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी सरफेस पे मैक्सिमम। एंड बाद में क्या था इक्वेशन? बाद में इक्वेशन था GH = GM/r का स्क्वायर, जिसका मतलब हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब आपकी वैल्यू यहाँ से एक्सपोनेंशियली घटती जाएगी। तो ये हो जाता है यहाँ पे ग्राफ G वर्सेस R का। अगर आप इस ग्राफ को देखो, इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा, आप बोलोगे हाँ सर आपने समझाया है, बहुत सही ग्राफ है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं ऑप्शन नंबर A। तो इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो कई जगहों पे आपको ये वाला ग्राफ नजर आएगा एज ग्रेविटेशन का ग्राफ। बट अगर मैं बात करूं कंट्रोवर्सी के बारे में, तो दूसरी कंट्रोवर्सी या दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पे ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ज्यादा हद तक सिमिलर है। कूलम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में है। तो बेसिकली अगर मैं चार्जेस से कंपेयर करूं तो पॉजिटिव चार्ज का नेचर होता है कि वो चीजों को रिपेल करती है। पॉजिटिव चार्ज से हम क्या अज्यूम करते हैं? लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं। तो लाइंस ऑफ फोर्स अगर निकल रहे हैं तो कोई भी टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूंगा तो उसके ऊपर ऐसे फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होगा। नेगेटिव चार्ज किस वजह से फेमस है? नेगेटिव चार्ज इस वजह से फेमस है कि उसके तरफ चीजें अट्रैक्ट होती हैं। नेगेटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूं तो नेगेटिव के तरफ चली जाएगी, टेस्ट चार्ज रखता हूं नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ग्रेविटेशनल फोर्स किससे सिमिलर है, पॉजिटिव चार्ज से कि नेगेटिव चार्ज से? तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं ध्यान से देखूं नेगेटिव चार्ज से सिमिलर है, क्योंकि अगर मैं मेरे बॉल को छोड़ता हूं तो मेरा बॉल धरती पे गिरेगा।
यहाँ पे कोई है, कुछ चीज को छोड़ा है, जो भी चीज को छोड़ो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ वो चीज जाके गिरती है, राइट। जहां भी इंसान लोग रहते हैं, जो भी चीज ड्रॉप करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सिमिलर है मेरा नेगेटिव चार्ज को। अगर मैं नेगेटिव का ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ आना चाहिए यहाँ पे सेम ग्राफ आना चाहिए नीचे की तरफ। तो आधे इंटरनेट पे आपको आंसर ग्रेविटेशनल के ग्राफ का ये नजर आएगा। सो आपकी जिम्मेदारी है आप कौन सा आंसर फॉलो करते हो। कमेंट में बताओ आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर बी। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़े बड़े बुक्स में ऑप्शन नंबर बी है, दूसरे बड़े बड़े बुक्स में ऑप्शन नंबर ए है। इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या लगता है। एंड इसी तरीके से ग्रेविटेशनल का हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू MHT CET हो जाता है यहाँ पे समाप्त। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर MHT CET एग्जामिनेशंस।